हेलो, दिस इज़ रामपाल एंड आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला पार्ट आ गया था। आपने देखा होगा आई होप। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि हम मेंस आंसर राइटिंग को डिस्कस करते चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मेंस आंसर राइटिंग, जो हमने पहले ही बोला था कि मेंस इम्पॉर्टेंट है, मैटर है सिलेक्शन को फाइनल तक लेके जाना। अगर प्री पढ़ना है ना तो 3000 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, उन्हें पढ़ के चले जाना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से। क्लियर है? जैसे केवल प्री ही देना है, पर्पज ही प्री है, सिलेक्शन पर्पज ही नहीं है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के 3000 क्वेश्चन पढ़ के चला जाए। एंशिएंट की भी कराएंगे, पॉलिटी की भी कराएंगे, तो बस क्वेश्चन पढ़ के चले जाए, सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, सी सेट की क्लासेस ले रहे हैं तो सी सेट की क्लासेस भी लेते रहें और सी सेट भी हो जाएगा। ठीक, मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिन्हें केवल प्री ही क्वालिफाई करना है, मेंस का इंटरव्यू तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये उनके लिए। लेकिन जिन्हें मेंस क्वालिफाई करना है, जो मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, अरे भाई मैंने बोला है ना कि मेंस कम प्री चला रहे हैं। अगर मेंस कम प्री चला रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि हम सिलेबस कराएंगे। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा कि अभी स्टार्ट किया है, आप लोग सोचते हो कि जो है आपके हथेली में तुरंत राई जाम जाए, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने बोला 3 मंथ दीजिए मुझे, और 3 मंथ के अंदर सिलेबस देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो मेंस कंप्री, जिन्हें मेंस टारगेट करना है, इंपॉर्टेंट है मेंस। जिन्हें आंसर राइटिंग टारगेट करनी है, वो मेरे साथ, मेरे नोट्स के साथ आप क्लास कंटिन्यू करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेंस में क्या लिख के आते हो। प्री आपका सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकता, ये बात दिमाग में ध्यान रखें। प्री तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट ले ना 10 साल के, 10 ईयर्स के, तो भी उसका निकल जाएगा। और करंट अफेयर अगर साथ में वो प्रिपेयर कर ले तो भी उसका प्री निकल जाएगा। प्री निकालना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, प्री सब निकाल लेते हैं, लेकिन मेन मैटर है मेंस। क्या मेंस में कैसे परफॉर्मेंस करके आते हो। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो आज मैं हड़प्पा सभ्यता, जो हमने उस दिन बात की थी, हड़प्पा सभ्यता में मैंने पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि मैंने उस क्वेश्चन में बोला था कि ये क्वेश्चन सिविल के अंदर 2015 में आया है। 2015 में यूपीएससी के अंदर वो क्वेश्चन देखने को मिला था, और उस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर को कैसे लिखोगे। नहीं देखा है, पहला पार्ट देख लो, क्योंकि आज दूसरे पार्ट का मैं पहले क्वेश्चन ही बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन कराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं, आप किसी भी जाके टेस्ट सीरीज के अंदर चेक कर सकते हो, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप जब भी टेस्ट सीरीज में मानते हो कि जो है इसकी बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी है, आप जाके चेक कर लीजिए, हमने सब देख लिया है। ठीक, तो आज का जैसे अगर अगर मान लो मेंस या इंटरव्यू पैनल ऐसा कहीं पूछ लेता है कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता, क्या पूछ लेता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता भारतीय महाद्वीप में या भारत उपमहाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप में प्राथमिक नागरिक, प्राथमिक नगरी क्रांति, प्राथमिक नगरी क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। क्या करती है? प्राथमिक नगरी क्रांति की अवस्था को दर्शाती है, अवस्था को दर्शाती है। अब बताइए यार कि उसने तो ये पूछा, अब बोल दे स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए, कुछ भी वो बोल सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या आप लोग रट करके कर सकते हो क्या? एक बात, एक जनरल माइंडसेट में बोल रहा हूं कि क्या ये क्वेश्चन रट के किया जा सकता है कि आप 2-4 पेजेस पढ़ लो हड़प्पा सिविलाइजेशन के और एक कोई बुक पढ़ लो, तो क्या ये क्वेश्चन कर दोगे? और यही हिंदी मीडियम की फेलियर है, यही हिंदी मीडियम की फेलियर है कि क्या ये क्वेश्चन आप बताओ कर सकते हो? इंग्लिश मीडियम के अंदर तो कंटेंट है।
अब इसमें हम क्या क्या बताना पड़ेगा, प्राथमिक नगरीय क्रांति को कैसे, ये अवस्था कैसे दर्शाती है, इसके लिए कंटेंट चाहिए, डिस्कशन की नीड है या नहीं है, बताओ डिस्कशन की नीड है या नहीं है, अगर है तो मुझे कमेंट कर देना। अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता सामाजिक, नहीं हड़प्पा सभ्यता, ये देखिए क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ा ना एक सोचने में टाइम लगता है कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। कि जो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में, या हड़प्पा सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी सामाजिक तथा धार्मिक तत्वों के अवयव नजर आते हैं। अगर मान लो ऐसे उसने कुछ पूछ दिया, नजर आते हैं, स्पष्ट कीजिए, अब बताओ मुझे दो आज आंसर कि जो आज आप लोग पर्सनली क्वेश्चन करते हो कि भैया क्या ये कंटेंट 100% रिलायबल है, अरे मैं बोल रहा हूं ना यार कि 100% है। अगर ऐसे क्वेश्चन को पूछता है तो क्या आप क्या लिख के आ जाओगे, ये लिख के आ जाओगे हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक रीजन कैसे थे, कि यह लिख के आ जाओगे हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक रीजन कैसे थे, कि यह लिख के आ जाओगे कि जो प्राथमिक नगरीय सभ्यता जो क्रांति थी वो जाकर के मेसोपोटामिया की यहां आ गई तो हमारे यहां हड़प्पा में आ गई। या कुछ इतिहासकारों को जो मानना मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, पहली वाली क्लास में, कि कुछ का मानना है कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट है, और मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि मेसोपोटामिया से कैसे रिलेशन नहीं होंगे। आज मैं गुस्से में नहीं हूं जो आप बोलें कि जो है आज भैया ने गुस्से में लेक्चर दिया, नहीं, मैंने क्वेश्चंस को पढ़े आपके पर्सनली, जो मैं बोलता हूं कि आपको जो है ग्रुप में मैसेज कर देता हूं कि आप पर्सनली क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उस बात को सोचिए थोड़ा कि मैं क्यों इस अप्रोच को लेकर क्यों चल रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस आप रट के नहीं कर सकते। अगर आप लोग इस भ्रम में है ना कि हम रट के कर लेंगे तो भूल जाइए कि आप मेंस में आंसर, एक अच्छा आंसर जो यूपीएससी प्रेफर करता है आप लिख के आ सकते हैं, भूल जाइए इस बात को। आई होप बात क्लियर होगी। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक तथा पॉलिटिकल रीजन जो हड़प्पा सभ्यता में थे और आज के हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वो अवयव, वो तत्व नजर भी आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल समझिए, हमारे यहां पे आज भी धर्म के अंदर मूर्ति पूजा है, पशु पूजा है, धर्म पूजा है, जल पूजा है या नहीं है, बहुदेववाद है, बहुदेववाद के तत्व नजर आते हैं, आदि बहुत सारे हैं। तो आज क्या ये हमारे समाज में नजर नहीं आते? क्या हमारे समाज में आज परलोकवादी नीति नजर नहीं आती कि जो परलोक के बारे में बात करते हैं? क्या आज हमारे समाज में पुनर्जन्म को लेकर के अवधारणाएं नहीं है? आज भी तो वो अवधारणाएं हैं। कहां से आई? हड़प्पा सभ्यता से आई। कहां से आई? हड़प्पा सभ्यता से आई। किसकी देन है ये सब? हड़प्पा सभ्यता की देन है ये सब। जब ये हड़प्पा सभ्यता की देन है तो पूछ कर रहा है, आज के लिए पूछ रहा है ना, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में बताओ ना कि जो है आज के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक और सामाजिक तत्वों के अवयव हमें इस तरह से नजर आते हैं। अगर वो पूछता है कि उपमहाद्वीप के अंदर प्राथमिक नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता थी तो रही है,
कैसे रही है? आज क्या हमारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नहीं है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहां से आया कि हमें अच्छी सड़कें बनानी है, अच्छी सड़कों को निर्माण करना है, हमें ग्रिड सिस्टम को अपनाना है, हमें ग्रिड सिस्टम को अपनाना है। कहां से आया ये? क्या ग्रिड सिस्टम हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं था? क्या ग्रिड सिस्टम हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं था? था। तो आज के टाइम पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है कहां से आया? हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम बोल सकते हैं आया। हड़प्पा सिविलाइजेशन की देन है। सारी सड़कें 90 डिग्री पे नहीं कट करती थी? करती थी। क्या नालियां जो है पानी के बहाव के लिए बाहर नहीं थी? क्या वो सुरक्षित और साफ सफाई नहीं थी वहां पे? तो भैया सारे तत्व कहां प्रेजेंट है? सारे तत्व हड़प्पा में प्रेजेंट है। और वो यही तो पूछना चाह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता भारत उपमहाद्वीप में प्राथमिक नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। जब नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है तो उस बात को स्पष्ट कीजिए। तो अब अगर आप लोग वहां के ग्रिड सिस्टम को, वहां की 90 डिग्री एंगल सड़क को कट करती है, ये सारी बातें पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसे यूज नहीं कर पाते तो वो सारी चीजें बेकार है। सारी चीजें बेकार है, कोई फायदा की काम की नहीं है, ये बात ध्यान देना। बातें मेरे एक्सपीरियंस की मत करिए। मैंने कितना पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ाया है, मुझे टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने अगर सिलेबस को बोला तो आई होप, मैं खुद से उम्मीद रखता हूं कि मैं सिलेबस करा दूंगा। चाहे 20 लोग पढ़ें तो मैं सिलेबस कराऊंगा। तो आज के हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को और कंटेंट चाहिए तो मैं कह रहा हूं जब तक मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आप लोग शेयर नहीं करोगे, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा तो कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा? सोचिए इस बात को। तो आज हम देखेंगे कि हड़प्पा समाज राजनैतिक संगठन, प्रशासन एवं धर्म में कैसे हमारे उपमहाद्वीप को, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में आज भी वो चीजें नजर आती हैं, और हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आज भी हमें खुले दिखाई देते हैं, और हम आज बोल सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की देन आज हमारे भारत उपमहाद्वीप में इस तरह से नजर आती है। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो हमारे राजनीतिक संगठन को लेकर के हो, चाहे वो हमारे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हो, चाहे वो हमारे धर्म को लेकर के हो, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरह से दिखाती है, ये आज हम एक एक पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते चले। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नोट्स इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसे नोट्स बना दे या दे दे, आप लाखों खर्च कर लेना, देख लेना, कोई उसमें वो नहीं है कि आप लाखों खर्च करके भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे बैठे होंगे, और कुछ हाथ नहीं लगता है, खुद से सारी चीजें करनी है। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है? लिखित सामग्री के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, पर खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर सामाजिक जीवन के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने पहले ही बोला था पहले लेक्चर में कि अर्ली हड़प्पा पीरियड को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद लेट पढ़ो, बताई थी ये बात। क्योंकि अगर आप कहीं से भी आंसर को स्टार्ट करते हो हड़प्पा के बारे में, तो आप सीधे बोल दो कि हमारे पास लिखित सोर्सेस के अभाव हैं, जिस वजह से आज भी इतिहासकारों विद्वानों के बीच में मतभेद बना हुआ है। आप सीधे यहां से आंसर स्टार्ट कीजिए जो 21-22 में देने जा रहे हैं, सीधे आंसर स्टार्ट कीजिए और आपका वही आंसर यूनिक हो जाएगा। तो आज भी हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनमें क्या है, उनमें हमारे पास लिखित रिसोर्सेस की कमी नजर आती है। आती है कि नहीं आती है? लिखित रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास, ये बात क्लियर होगी। तो लिखित रिसोर्स की कमी आती है। हम लोग सारी बातें किससे पता करते हैं? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बताता है, जो खुदाई में हमें मिला उससे हम कार्बन डेटिंग के थ्रू ये बात को पता करते हैं कि वहां की सामाजिक अवस्था कैसी रही होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी। क्लियर है? तो वहां पे अब जो परिवारवादी अवधारणा रही, कैसी? परिवारवादी। तो परिवारवादी अवधारणा में भी मतभेद बना रहता है कि भाई वहां का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था या मात्र सत्तात्मक था, या मात्र सत्तात्मक था। क्लियर है? तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार का रूप संयुक्त था या एकाकी, इस विषय में हमें जानकारी नहीं है। देखो खुला पॉइंट मेंशन कर दिया है हमने कि वहां जो है
परिवार जो था, फैमिली जो थी, वो संयुक्त थी या एकांकी थी, इस विषय में अभी तक कोई भी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। परिवार में पुरुष की प्रधानता थी या स्त्री की, यानी परिवार प्रजासत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद नजर आते हैं। क्लियर है? जब आप इन पॉइंट को मेंस में आप एज अ स्किल यूज करोगे, मैंने बोला कि मेंस की आंसर राइटिंग एक स्किल है, आर्ट है, कोई रट के नहीं लिख सकता मेंस, ठीक है। क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज प्राक सभ्यता में पाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक ही था, जिसमें औरतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो अब अगर आपको यह दिखाना है कि जो है मातृसत्तात्मक कैसे रहा, तो आप इस पॉइंट को वहां पॉइंट ऑफ व्यू पे दीजिए कि प्राकार सभ्यता में ऐसे हमारे जो है लक्षण पाए जाते हैं। तो जो है कुछ विद्वान हैं जो इस बात को मानते हैं कि सिंधु समाज ही मातृसत्तात्मक रहा होगा या मातृसत्तात्मक था। क्लियर? खुदाइयों में प्राप्त बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियों को देखने से भी मातृसत्तात्मकता समाज के होने का संकेत मिलता है कि हम लोग मूर्ति पूजा करते रहे, हम लोग महादेवी मातृ देवी की पूजा करते रहे। तो ऐसे में जो हमें वहां से एविडेंसेस मिले, तो उनसे भी क्या ये प्रूफ होता है कि विद्वानों ने बोला, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनसे भी हमें इस बात का पता चलता है कि वहां पर जो समाज रहा वो मातृसत्तात्मक रहा। अब देखो, अगर सामाजिक वर्गीकरण की बातें करें, किनकी बातें? सामाजिक वर्गीकरण की। तो सामाजिक वर्गीकरण में जो है वहां पे जो समाज बताया गया वो कितने में? 3 पार्ट में बताया गया कि 3 वर्गों में समाज डिवाइड था। कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त 2 प्रकार के भवनों के आधार पर अनुमान लगाया है कि वहां की समाज उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग में विभक्त था। परंतु चूंकि प्राचीन सभ्यताओं जैसे सुमेर की सभ्यता है, मिस्र आदि में समाज मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था, तो इससे भी आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जैसी पॉलिसी, जैसे लॉ, जैसे कानून अगर कोई पड़ोसी देश, कोई नेबर कंट्री लेकर के आती है, तो वैसे हम भी तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या कुछ न कुछ उसके लक्षण हमारे यहाँ भी आते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी। तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में जितनी कंटेम्पररी सभ्यताएं रही होंगी, क्या उनका असर हड़प्पा पे नहीं पड़ा होगा? क्या हड़प्पा का असर उन पे नहीं पड़ा होगा? सोचिए इस बात को। जब हड़प्पा का असर उन पे होगा तो उनका भी तो असर हड़प्पा पे होगा, क्योंकि भाई हमारा ट्रेड कहां कहां होता था? अगर हमारा ट्रेड देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में था, और कहां था? फारस की खाड़ी के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे थे, फारस की खाड़ी से ट्रेड कर रहे थे। मेसोपोटामिया में चाहे वो डाकली रहा हो या इंडाकली रहा हो, लेकिन था मेसोपोटामिया में भी। और अगर देखा जाए तो हमने हड़प्पा के टाइम पे मध्य एशिया में भी ट्रेड के हमें कुछ सबूत मिलते हैं कि हमारा ट्रेड हड़प्पा का मध्य एशिया में भी था। जब ट्रेड इतना फैला हुआ था तो क्या ट्रेड की वजह से हमारे यहां के समाज में कुछ वहां के लक्षण नहीं आए होंगे? क्या हमारे समाज ने यहाँ की हड़प्पा के जो नागरिक थे, क्या उन्होंने वहां के लक्षणों को अपनाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या वहां के लोगों ने यहाँ के लक्षणों को अपनाने की कोशिश नहीं की होगी? की होगी ना? क्लियर है? तो जब वहां के लोगों ने हमें अपनाने की कोशिश की होगी, हमने उन्हें अपनाने की कोशिश की, तो सिंपल सी बात है कि हम इन ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं, इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा हड़प्पा समाज था वो 3 वर्गों में बटा होगा। जैसे मान लो हम प्रथम वर्ग की बात करें तो प्रथम वर्ग में शासक, योद्धा और पुरोहित इत्यादि थे। दूसरे वर्ग में व्यापारियों को रखा गया, लिपकों को रखा गया, और अन्य कुशल जो कारीगर थे, यानी जो स्किलफुल पर्सन थे, उन्हें रखा गया। तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर एवं अन्य श्रमजीवी रहे होंगे। अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह का प्रचलन था या नहीं, इनकी जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं है। क्लियर है? मैंने जब जो है यूपीएससी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, वो शायद 1.5 घंटे का पूरा वीडियो है, उसमें मैंने हिस्ट्री के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे पढ़ना है ये पूरा डिफाइन किया था। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो यार, तो अब हम कहां तक प्रेशर करेंगे ये बताओ। कि जो है हमारा इतिहास उल्टा कैसे है,
मैंने ये बात पूरी बताई थी, हमारा इतिहास उल्टा कैसे है। हमारा इतिहास सरलता से दुर्गमता की ओर गया और फिर दुर्गमता से सरलता की ओर कैसे बढ़ता है, ये बात मैंने बताई थी। तो मैंने बोला था कि जो हड़प्पा समाज था वो कर्म प्रधान था, कर्म मूलक था। यानी कि अगर मान लो कोई शूद्र भी है, क्या है, कोई शूद्र भी है और उसे मान लो सपोज करो उसे व्यापार करना है, तो भाई वो व्यापारी हो जाता था। उसे लिखा पढ़ी का काम पसंद है, वो लिखा पढ़ी करने लग जाता था। उसे लड़ना पसंद है यार, योद्धाओं में भर्ती हो जाता था। तो कर्म मूलक प्रधानता होने की वजह से तो वहां पर सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन देखें तो जो है वैदिक पीरियड में, वैदिक काल के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा समाज था वो कैसा हो गया, वो जाति मूलक हो गया। तो जाति मूलक जब समाज हो गया तो जाति मूलक होने के समाज की वजह से जो शूद्रों की अवस्था थी वो तो और बेकार चली गई, क्योंकि भाई तू शूद्र है, तू बाहर रहे, तू पंडित है, ब्राह्मण है, तू ही प्रवचन दे सकता है, बाकी कोई प्रवचन नहीं दे। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने बोला था कि जो है जैसे जैसे वैदिक पीरियड के अंदर, वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के बाद या उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की एंट्री होती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, धर्मों का उदय होना चालू हो जाता है। मौर्यन पीरियड आ जाता है, धर्म निकलते हैं, जैन धर्म निकलता है, बुद्धिज्म निकलता है। और इन धर्मों का उद्देश्य क्या रहा है, इन धर्मों का उद्देश्य केवल जो हमारे नीचे सामाजिक वर्गीकरण में लोग आते थे, जो जाति मूलक की वजह से, उनको अपनाना, उन्हें समाज में एक स्टेट प्रोवाइड करना, यही पर्पज था। क्लियर है। तो इस वे में हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है। अगर मेंस में लिखना है तो ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूं प्री चाहे 10 बार निकाल लेना, मेंस एक बार नहीं निकलेगा। आई होप बातें क्लियर होंगी। तो अब राजनीतिक संगठन एवं अगर प्रशासन की बातें करें तो हंटर महोदय ने यहां के शासन को जनतंत्रात्मक शासन कहा। तो इतिहासकारों के नाम जो 2-4 इंपॉर्टेंट हैं तो याद कर लें, जैसे यहां पे मैंने मेंशन किया हंटर महोदय साहब को, तो ये बात ध्यान दें। क्लियर है। तो हंटर महोदय ने क्या बोला है कि यहां का जो समाज रहा होगा वो कैसा रहा होगा, जनतंत्रात्मक रहा होगा, यानी कि डेमोक्रेटिक। यानी यार जब उस टाइम पे डेमोक्रेटिक था तो बड़ा अच्छा था ना, बड़ा अच्छा समाज रहा होगा, सब एक दूसरे को सुनते होंगे। लेकिन मैके महोदय का विचार क्या रहा कि यहाँ एक प्रतिनिधि शासक शासन का प्रधान था, परंतु उसका स्वरूप क्या था यह निश्चित नहीं है। अब ये निश्चित क्यों नहीं है भाई, हमारे पास लिखित सोर्सेस ही नहीं है, तो ही तो हम आज निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वहां का जनतंत्रात्मक समाज रहा या वहां का राजशाही समाज रहा, कैसा समाज रहा। आज क्यों हम लोग नहीं ये क्लियर कर पाते, क्योंकि हमारे पास लिखित सोर्सेस की कमी है। क्लियर है। पिगट इसे 2 राजधानियों वाला राज्य मानते हैं, जिसका शासन पुरोहित राजा 2 राजधानियों से चलाता था। अब यहाँ पे राजा किसे बना दिया, पुरोहित को बना दिया गया, कि कोई पुरोहित राजा थे जो वहां पे 2 राजधानियों से अपने पूरे शासन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को संभालते थे। क्लियर है। व्हीलर का भी मत है कि हड़प्पा में सुमेर और अकड़ की भांति पुरोहित शासक राज्य करते थे, अर्थात यहाँ का शासन तंत्र धर्म पर आधारित पुरोहित राजाओं का निरंकुश राजतंत्र था। परंतु इस विषय में कोई निश्चित मत स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। तो हर जगह पे बात क्या है, एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब आंसर स्टार्ट करना है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में तो 100 की सीधी बात एक ये लिखनी है कि आज हमारे पास लिखित सोर्सेस की कमी है, जिसकी वजह से आज हमारे कई विद्वानों, कई इतिहासकारों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि हम वहां पे ऐसा रहा होगा। चाहे वो जिस बारे में पूछे, आप सीधे लिखित सोर्सेस की कमी को दिखाइए, खुद पे मत लीजिए, जो कमियां हैं तो हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। पर नगर निर्माण योजना इत्यादि को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी शासन व्यवस्था रही होगी वह सुदृढ़ रही होगी, क्योंकि इस विस्तृत सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर एक जैसी भवन निर्माण योजना, सड़कों एवं नालियों का प्रबंधन, माप तौल के साधन आदि देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम का भी उदय हो गया था। उन लोगों के पास डेसिमल सिस्टम का भी नॉलेज था, क्योंकि अगर ऐसा सब था ना तो इसका मतलब होगा ना कि वो एक बहुत सुदृढ़ सुव्यवस्था रही होगी। नगर निर्माण योजना बहुत अच्छी थी वहां की।
शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी, ये बात हम कह सकते हैं नगर निर्माण को देख करके, वहां के माप तौल पर साधन को देख करके, माप तौल प्रणाली को देख करके हम ये बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। युद्ध संबंधी अर्थशास्त्रों के अभाव को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी तथा जनता आंतरिक एवं बाह्य खतरों से बहुत हद तक मुक्त थी। क्यों, ऐसा क्यों कह सकते हैं? अब इसके प्रमाण क्या? अरे भाई, हमें कहीं पर जो अस्त्र शस्त्र के एविडेंसेस नहीं मिलते पूरे हड़प्पा में। जब भाई अस्त्र शस्त्र ही नहीं थे तो कह सकते हैं ना कि ये जो है बहुत शांतिप्रिय समाज रहा होगा। अगर अस्त्र शस्त्र के हमें एविडेंसेस मिलते तो हम ये कहते कि हाँ भाई यहां लड़ाई झगड़े देखने को मिले होंगे, यहां युद्ध हुए होंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर हम यहाँ पे थोड़ा धार्मिक रीजन की बातें करें तो हम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को प्रकृति पूजक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे मंदिर की एविडेंसेस नहीं मिली कि मंदिर थे। यही तो हमारे पास चीजें है ना, लिखित तो है नहीं है कुछ। जो नहीं मिला उसके बारे में बोल दिया भाई ये नहीं था, जो मिल गया बोल दिया वो ये था। एक थोड़ा सा एक जनरल ब्रेन से सोचो ना इन सारी बातों को। क्लियर है? राज्य के 2 प्रशासनिक केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे जहां से संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया जाता होगा। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के मत में संभवतः हड़प्पा संस्कृति के नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन चलता था। यह बात ध्यान दें। अब इन्होंने व्यापार को ही एक पूरा शासन का वर्ग बना दिया, व्यापारियों को ही राजा बना दिया इन्होंने, आर.एस. शर्मा साहब ने। ऐसा क्यों? क्या ऐसे कुछ लक्षण हैं क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है, जो ये बात को प्रूव करते हो कि वहां पे व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा? बिल्कुल है। मोहनजोदड़ो, लोथल, भाई लोथल को तो बहुत बड़ा बंदरगाह बोला गया ना, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस प्रेजेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कि जो इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में व्यापारी वर्ग का शासन चलता होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अब यहां पे हम हड़प्पाई धर्म को देखते हैं। देखो, हड़प्पाई धर्म में मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में क्लियर कराया कि जो हड़प्पाई धर्म बहुदेववादी था, प्रकृति पूजक था। क्लियर? अब ये बात और कहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हो? मेरे पहले लेक्चर से। हाँ, उसमें आवाज नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आवाज धीमी है, मैं अब तेज बोल रहा हूं, आवाज क्लियर आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा चिल्ला लिया जाएगा। मैं तो बड़े आराम से जो है करना चाह रहा था क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हमने कहा आराम आराम से कराते हैं। क्लियर? तो उसके बाद बहुदेववादी था, प्रकृति पूजक था। प्रकृति पूजक क्यों बोला गया? क्या आज हमारे समाज के अंदर, आज अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में क्या आज भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के धार्मिक तत्व नजर आते हैं? हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक तत्व नजर आते हैं? क्या आज भी नजर आते हैं वो? अगर आते हैं तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं? तो सिंपल सी बात है, आज भी हम प्रकृति पूजक हैं। अगर आज हम लोगों ने मूर्ति पूजा जानी तो कहां से जानी? अगर आज हम लोगों ने मूर्ति पूजा जानी तो सिंपल सी बात है, कहां से जानी? हड़प्पा सभ्यता से जानी। हड़प्पा सभ्यता से जानी या नहीं जानी? क्यों? क्योंकि माता देवी की मूर्ति कहां से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। क्लियर है? हमें अगर पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। और हम उन पशुपतिनाथ की मूर्ति को हम क्या मान लेते हैं कि ये उनके आद्य शिव उन्होंने माना है। क्लियर है? आयु क्लियर हो रहा होगा कि अगर पशुपतिनाथ की मूर्ति को देखा जाए तो उन्होंने क्या माना है? आद्य शिव माना है। तो वहां से शैव धर्म के भी लक्षण मिलते हैं। क्या आज हमारे समाज के अंदर शैव धर्म नहीं है? क्या आज हमारे धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर शैव धर्म को मानने वाले नहीं है, शिव को मानने वाले नहीं है? हैं? तो कहां के लक्षण है? ये हड़प्पा सभ्यता के लक्षण है। क्लियर है? तो हम इन पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक आंसर कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ना तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर निकल करके सामने आएगा जो आप सोचते नहीं है। कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर कैसे आएगा? यहां से निकल के आएगा। जब तक आप इस थॉट को नहीं डेवलप करोगे तब तक आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी और एक कंक्लूजन फुल आंसर आप नहीं दे पाएंगे।
क्लियर है। तो अन्य प्राचीन निवासियों की तरह सिंधु घाटी के निवासी भी कैसे थे, प्रकृति पूजक थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को पूजा करते थे, वे बहुदेववादी थे। देखो आज भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुदेववादी के लक्षण नजर आते हैं कि भाई मैं तो शंकर जी को मानता हूं, मैं हनुमान जी को मानता हूं, मैं काली माँ को मानता हूं, मैं इन्हें मानता हूं, मैं उन्हें मानता हूं। तो ये लक्षण कहाँ के? ये लक्षण भी हड़प्पा सभ्यता से आए। कुछ विद्वानों ने सुमेर और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच धार्मिक समता स्थापित करने की कोशिश की है, परंतु यह समानता उचित प्रतीत नहीं होती है। अब देखो बोल दो नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, यार सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लो और बनाना चालू कर दो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैंने अपनी में लिखा है, तुम लोग अपनी में लिखो। यह सत्य है कि सुमेरवासी भी सिंधु निवासियों की तरह बहुदेववादी एवं प्रकृति के पूजक थे, परंतु जहां सुमेर में हम पुरोहितों और मंडियों का स्पष्ट प्रभाव देखते हैं, वहां सिंधु घाटी में अभी तक किसी भी मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिले। मैंने पहले बताया था कि मंदिर का अवशेष देखने को हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते हैं, लेकिन सुमेरवासी जो है, जो सुमेर की सभ्यता रही, वहां पर मंदिरों के एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर। उसी प्रकार सिंधु घाटी में पुरोहित वर्ग था या नहीं, अगर था तो इसका धर्म जीवन में क्या स्थान था, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट का मैटर, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा होगा ही होगा। इस वजह से बोलते हैं कि अगर किसी बारे में थोड़ी जानकारी है तो उसे और बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमें क्या देखने को मिलता है, मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी में खुदाई से बड़ी संख्या में देवियों की मूर्तियां मिली हैं। ऐसी मूर्तियां समकालीन पश्चिमी एशिया के अन्य सभ्यताओं में भी प्राप्त हुई हैं। देखो कहां पे, लोकेशन याद करो। जिन फैक्ट पे मैं बोल दूं कि लोकेशन याद करो, सिंपल सी बात है, रट जाना लोकेशन को, क्योंकि जब आंसर में आप ये मेंशन करोगे ना तो आप नहीं फील कर सकते कि एक आंसर कैसा होगा। तो कहां से देखने को मिलती हैं, पश्चिमी एशिया से। क्लियर है। ये मूर्तियां मातृ देवी अथवा प्रकृति देवी की हैं, अतः कहा जा सकता है कि लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। कहा जा सकता है ना, जब हमें मूर्ति मिली तो सिंपल सी बात है, कहा जा सकता है कि हाँ भाई मातृ देवी की या प्रकृति की पूजा किया करते होंगे। एक चित्र में स्त्री के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसका संबंध पृथ्वी की देवी, पौधों की उत्पत्ति और लोगों के विश्वास से था। देखो सब चीजें अनुमान ही लगा रहे हैं, स्पष्ट कुछ नहीं है, कोई लिखित सोर्स नहीं है हम लोगों के पास, सब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मान लो कि जो है, जो हमें एक आर्ट मिली है, एक पेंटिंग मिली है, उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक लेडीज की पेट से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, जिसके बेसिस पे ये बोल दिया गया कि ये पृथ्वी की देवी है। ऐसा लोगों का वहां पे मानना रहा होगा, हो भी सकता है, लेकिन इसका जो है कोई अभी तक ऐसा सबूत नहीं है कि ऐसा रहा ही होगा। क्लियर। एक दूसरे चित्र में एक स्त्री पालथी मारकर बैठी हुई है और इसके दोनों पुजारी हैं। संभवतः इसी से भविष्य में शक्ति की पूजा, मातृ पूजा और देवी पूजा का प्रचलन हुआ। क्लियर है। इसका प्रभाव आज भी हिंदू धर्म पर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोगों की मातृ देवी के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं शिव जी को मानता हूँ, वो कोई बोलेगा जो है मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं काली माँ को मानता हूँ, मैं दुर्गा माँ को मानता हूँ। तो ये जो बहुदेववादी, या आप बोल सकते हो कि ये जो मातृ देवी के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, ये सब कहाँ से आए, हड़प्पा सभ्यता से आए। ये सब तत्व आज के नहीं, ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। पुनर्जन्म की धारणा सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। इन बातों को आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद अगर शिव पूजा की बात करें तो मातृ शक्ति के साथ साथ हिंदू धर्म के लोकप्रिय देवता भगवान शिव की पूजा के प्रचलित होने के भी प्रमाण मिले हैं। शिव को हिंदू धर्म में भी महायोगी, पशुपति एवं त्रिशूलधारी के रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है। क्लियर है। सिंधु घाटी के धर्म में शिव की उपासना का यही रूप था जो मैंने अभी बताया था कि जो है एक हमें मूर्ति मिली है जो हमारे किसकी है, पशुपतिनाथ जी की है। और उन्हें पशुपतिनाथ जी को जो है क्या मान लिया गया है, आद्य रूप मान लिया गया है शिव जी का, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे लिंग और योनि पूजा कहाँ से आती है, तो माता देवी और शिव के अतिरिक्त सिंधु निवासी लिंग और योनि की पूजा प्रतीक रूप में करते थे। इसके द्वारा ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति वे अपनी आराधना की भावना प्रदर्शित करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में लिंग एवं योनियों की प्रतिमाएं काफी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये पत्थर चीनी मिट्टी अथवा सीप के बने हुए हैं। कुछ लिंगों का आकार बहुत छोटा था। संभवतः छोटे आकार के लिंगों को लोग
शुभ मानकर ताबीज के रूप में हमेशा अपने साथ रखते थे। इसके विपरीत बड़े लिंगों को किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठित करके पूजा की जाती थी। योनियां छल्ले के रूप में पाई गई हैं। इस प्रकार सिंधु निवासी लिंग या योनियों द्वारा सृष्टिकर्ता या शिव की पूजा करते थे। आई होप बात क्लियर होगी कि जो लिंग पूजा है, योनि पूजा है, कहां से आई? हड़प्पा सभ्यता से आई, और आज भी यह हिंदू धर्म के अंदर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तबीजों का, तंत्र मंत्र का, जाप का, तांत्रिक विद्या सब कहां से? सब हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जल एवं प्रकृति पूजा, यहाँ पे प्रतीक नहीं है भाई, ध्यान लो, प्रकृति पूजा है। वो जो है जब टाइप करते हैं तो स्पीड में बाई चांस हो जाता है। क्लियर है? सिंधु निवासी संभवतः जल देवता की भी पूजा करते थे। यह स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा प्रदान किया गया था। संभवतः इसी उद्देश्य से मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्रबंध किया गया था। खुदाइयों से सिंह, स्तंभ एवं स्वास्तिक के चित्र भी मोहरों पर मिले हैं। ठीक, यह संभवतः किसी देवी देवता के प्रतीक स्वरूप थे और इनकी पूजा की जाती थी। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्तिक का चित्र, आज भी हमारे समाज में स्वास्तिक प्रतीक जो है शुभ माना जाता है। तो यही स्वास्तिक का चित्र हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिला है। धार्मिक प्रथाओं की अगर हम बातें करें तो हड़प्पा निवासियों के धार्मिक प्रथाओं के विषय में हमारी जानकारी नगण्य है। कोई भी जो है जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है। मंडियों और पुरोहितों के होने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, मंडी नहीं है भाई, मंदिर होगा। मैंने बोला है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, मंदिर होंगे, तो नोट्स में गड़बड़ी ना करें। ठीक, लिपि के अभाव में पूजा पाठ की पद्धति का ठीक से पता नहीं लगता, परंतु कुछ मोहरों को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः देवता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि या पशु बलि दी जाती थी। अन्य प्राचीन लोगों की ही तरह सिंधुवासी भी बाह्य एवं बुरी शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे तथा उनसे अपनी रक्षा के लिए ताबीजों का उपयोग करते थे। धार्मिक अवसरों पर गान बजान, नृत्य आदि का भी प्रचलन था। संभवतः सिंधु निवासी भी मृत्युपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। जैसे मैंने बताया था कि पुनर्जन्म की अवधारणा आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत तेजी से फैलती है, और जो है अगर कहीं पुनर्जन्म की बातें आती हैं तो लोग बहुत एक इंटरेक्शन फील करते हैं। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा यानी मृत्यु के बाद का जीवन भी कहाँ की अवधारणा रही? हड़प्पा सभ्यता की अवधारणा रही। क्लियर है? परंतु यह धारणा उतनी प्रबल नहीं थी जितनी हम मिस्र में पाते हैं, जितनी हम यूनान की सभ्यता में पाते हैं, मिस्र में पाते हैं, उतनी अवधारणा यहाँ पे प्रबल नहीं रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बातें दर्शन की करें, फिलॉसफी की करें, तो हिंदू घाटी सभ्यता के निवासियों के धर्म से उनके दर्शन का पता चलता है। उनकी मात्र पूजा से प्रतीत होता है कि वे शक्ति का आदि स्रोत प्रकृति को मानते थे। उनका यह प्रकृतिवाद दर्शन मूलक या सूक्ष्मता उपेक्षी नहीं था। उनकी भवन निर्माण कला में उपयोगितावाद की स्पष्ट छाप है। इससे प्रतीत होता है कि कला के प्रति उनका दृष्टिकोण या दर्शन उपयोगितावादी था। अगर क्वेश्चन कहीं ये पूछ दे, मैं एक क्वेश्चन यहीं से क्रिएट कर रहा हूं, अपने क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना सीखो भाई। मैं बता रहा हूँ, खुद से जब तक क्रिएट नहीं करोगे तो अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख नहीं पाओगे। जब खुद की लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे तो सिंपल सी बात है, आंसर का तो भाई मतलब ही नहीं बनता। अगर यहीं पे बोल दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में दर्शन का स्वरूप उपयोगितावादी नजर आता है। उपयोगितावादी नजर आता है। अब बोल दो वर्णन कीजिए, दे 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। अब बता दो भाई साहब, 150 शब्दों में कैसे लिखोगे? जब तक आपको ये पॉइंट पता नहीं होंगे कैसे लिखोगे? या अगर मान लो उसने हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भारत उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता की दर्शन की नीति की उपयोगितावाद
या उपयोगितावादी नीति के लक्षण आज भी नजर आते हैं, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, क्रिटिसाइज करते हुए वर्णन, समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, कुछ भी वो बोल सकता है। तो ये कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला मेंस कम प्री है, प्री मेरा टारगेट ही नहीं है, प्री के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के चले जाना भैया, हो जाएगा आराम से, बता रहा हूँ 3000 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें इन पॉइंट को फॉलो करके चलना है कि जो है हमें क्या क्या वहां से मिला, किन किन बातों में कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे हम इस बात को कंक्लूड करेंगे। मैं एक दिन आकर के खुद आंसर लिख करके आपके सामने ऑन द स्पॉट दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिस सेशन लूंगा, कि आंसर को लिखना कैसे और फिर उसे कंक्लूड करके कैसे ले जाना है। क्लियर है? तो मोहनजोदड़ो में भक्ति मार्ग तथा पुनर्जन्मवाद जैसे दार्शनिक सिद्धांतों के कुछ चिन्ह भी मिलते हैं, तो ये भी हमारे एक उपयोगितावाद की नीति को दर्शाता है। चलिए, अब हम किस पे भरोसा करते थे? अग्नि पूजा पे, अग्नि पूजा यानी कि यज्ञ वगैरह में। क्लियर है? तो कालीबंगा और लोथल के उत्खनन से स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में यज्ञ बलि प्रथा प्रचलित थी। कालीबंगा में गढ़ी वाले टीले में एक चबूतरे पर एक कुआं, अग्नि देवी और एक आयताकार गर्त मिला है, जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशुओं की हड्डियां और हिरण के सींग मिले हैं। अनुमानतः इनका धार्मिक अनुष्ठान में पशु बलि से संबंध था। कालीबंगा में ही एक चबूतरे के ऊपर कुएं के पास 7 आयताकार अग्निवेदियां एक कतार में मिली हैं। निचले नगर के अनेक घरों में भी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लोथल के निचले नगर में कई घरों में फर्श के नीचे या कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर आयताकार या वृत्ताकार मिट्टी के घेरे बने थे। इनमें से कुछ में राख, पक्की मिट्टी के तिकोने बर्तन मिलते हैं। क्लियर है? तो आप अगर यहाँ से वो धार्मिक बारे में और जानना चाहता है तो आप कालीबंगा और लोथल के एग्जाम्पल को लेके दे सकते हैं कि गढ़ी में जो एक टीला है उसमें एक चबूतरा बना है जहाँ पे कुआं मिला है, अग्नि देवी मिली है, आयताकार गर्त मिला है, चारों तरफ पशुओं की हड्डियां मिली हैं, हिरण के सींग मिले हैं, जिससे इस बात का प्रूफ होता है कि वहाँ पे अग्नि पूजा में या अग्नि बलि देने की वहाँ पे प्रचलन रहा होगा। क्लियर है? तो इस बात को आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो इनके आकार प्रकार से स्पष्ट है कि इनका प्रयोग चूल्हे की तरह नहीं होता था और ये इतने बड़े हैं कि भांड के रखने के लिए भी इनको उपयोग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। कुछ मोहरों एवं मुद्राएं भी तबीज की तरह इस्तेमाल की जाती थी। इनमें से कुछ ताबीज प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में पहने जाते रहे होंगे। मिट्टी के कुछ मुखौटे भी मिले हैं जिनका प्रयोग धार्मिक उत्सवों पर किसी नाटक की भूमिका में पात्रों द्वारा किया जाता रहा होगा। मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु के सामने जो वस्तु दिखाई गई है उसकी पहचान कुछ लोगों ने धूपदानी से की है। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दें। स्वास्तिक और यूनान सलीब यानी क्रॉस का अंकन काफी संख्या में मिलता है। एलम और कुछ अन्य प्राचीन सभ्यताओं की कलाकृतियों में भी इस अभिप्राय का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती या दक्षिणावर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त संख्या में मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में कुछ अपवादों को छोड़कर ऐतिहासिक काल के समान ही स्वास्तिक दक्षिणावर्ती हैं। क्लियर है? स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। शवों के साथ मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सामग्री रखी मिली है। इससे उनकी मृत्यु के बाद के जीवन की धारणा होने के बारे में जानकारी मिलती है। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लटाया गया है जो धार्मिक विश्वास का ही फल हो सकता है। लोथल की 3 कब्रों में 2-2 शवों को एक साथ गाड़ा गया है या दफनाया गया है। क्लियर? लोथल में नारी मिट्टी की मूर्तियां बहुत ही कम मिली हैं। रंगनाथ राव तो इन थोड़ी सी नारी आकृतियों में से केवल एक मिट्टी की मूर्ति को ही माता देवी की मूर्ति मानते हैं। तो एक ही देवी की माता देवी की मूर्ति कौन मानते हैं? रंगनाथ जी ने जो है इस बात को स्पष्ट किया है कि जो है सारी मूर्तियां वहां पे माता देवी की नहीं है, केवल एक ही मूर्ति ऐसी है जो माता देवी की उन्हें नजर आती है। क्लियर है? कोरदेजी में माता देवी की मूर्तियां तो मिली हैं किंतु लिंग और योनि नहीं मिली। आमरी, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर में भी माता देवी की उपासना लोकप्रिय नहीं लगती, बल्कि यह भी संभव है कि इन स्थलों में इसका प्रचलन ही नहीं था। क्लियर? तो याद रखने हैं प्लेसेस हड़प्पा के इंपॉर्टेंट हैं। एक लेक्चर मेरा भी और आएगा हड़प्पा पे, जिस पे मैं जो है प्लेसेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है और उनके ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। एक ऐतिहासिक स्थल का मैंने वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने 10 ऐतिहासिक स्थलों को पढ़ाया है। क्लियर?
जाके आप देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कालीबंगा में भी लिंग और योनि नहीं मिले हैं। वहां पर न तो पत्थर की कोई ऐसी मूर्ति मिली है जिसकी देवी की मूर्ति होने की संभावना हो, और न मुद्राओं पर ही किसी देवता का अंकन है। अन्य क्षेत्रों की मुद्राओं पर भी मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर प्राप्त शिव पशुपति जैसा देवता नहीं मिलता। इसका अर्थ यह हुआ कि भौगोलिक तथा अन्य भिन्नताओं के संदर्भ में सिंधु सभ्यता में भी परिवर्तन या परिवर्धन हुए हैं। अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ले लूं और सिविल इसी स्टेटमेंट को सीधे रख दे कि ये स्पष्ट कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान वहां पर भी भौगोलिक तथा अन्य भिन्नताओं के संदर्भ में सिंधु सभ्यता में भी परिवर्तन या परिवर्धन नजर आते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब बताओ यार, अगर ये बातें जो मैंने ऊपर बताई नहीं पता होंगी तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? क्या आप इसके आंसर देने के कैपेबल हैं? सोचिए इस बात को कि अगर सपोज करिए इसी स्टेटमेंट को सिविल रख दे, कोई भरोसा नहीं वो मेंस में कैसा क्वेश्चन बना देगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम निष्कर्ष की बातें करें, आज के जो लेक्चर की निष्कर्ष की बातें करें, तो वो बातें क्या क्या है, तो मैं निष्कर्ष भी दिया, देखो क्या है। यह भी संभव है कि परिवर्तन के कारण आर्य संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क रहा हो, कि जो हमारे परिवर्तन और परिवर्धन नजर आते हैं, अगर हमें इसी बात को कंक्लूड करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, आर्य संस्कृति भी उस टाइम पे प्रचलन में रही है। हो सकता है कि आर्य संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क रहने की वजह से ही हमारे यहाँ पे परिवर्तन और परिवर्धन के कारण नजर आते हैं। इस संबंध में साक्ष्य इतने पुष्ट नहीं है कि कोई सर्वमान्य और निश्चित अभिमत व्यक्त किया जा सके। यह कहना भी कठिन है कि धर्म के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता ने अन्य संस्कृतियों से कब और कितना ग्रहण किया, किंतु अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि परिवर्तित धार्मिक विश्वासों में अनेक तत्व ऐसे हैं जिनका मूल सिंधु सभ्यता में ढूंढा जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं आप एज इट इज कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसे कंक्लूजन में, जब धार्मिक संस्कृति को लेकर के बातें आए तो आप इसे कंक्लूजन में दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है यही लेक्चर्स आगे जाएं और जल्दी जल्दी क्लासें आएँ, तो आई होप आप सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जो है आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन आता है हम लोगों को, और टीम भी काम करती है और जो है हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले लेक्चर में।